नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या और आज मैं आपके लिए लाई हूँ विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें है कुछ न्यू क्वेश्चन जोड़े गए हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी सहित सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें विज्ञान इम्पोर्टेंटली पूछा जाता है। चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक विशिष्ट कार्य कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चय इनसे बना होता है। मतलब एक ही प्रकार का जो कार्य करती हैं सेल्स जो होती हैं, सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, ऊतक जिसको कहते हैं। तो वो सारी सेल्स जो मिलकर समुच्चय बनाती है वो किससे बनी होती हैं? मतलब आई थिंक समुच्चय जो है वो मिलकर क्या बनाता है, आपको ये बताना है। मैं पहले ही आंसर बता चुकी हूँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊतक। टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, सारी सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं और टिश्यू मिलकर एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर, सिर पर। आपको बताना है कि जो ह्यूमन बॉडी की स्किन है सबसे ज़्यादा सॉलिड या सबसे ज़्यादा मोटी स्किन किस स्थान पर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलवे पर। आप देखते हैं कि हाथ या पैर के तलवे पे मोटी परत पाई जाती है। अगला है पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी डैश ऊतक को क्या कहा जाता है। मतलब जो प्लांट है उसमें परिवहन के लिए वाटर सप्लाई कैसे होता है। जैसे एक प्लांट है, हम पेड़ में जड़ों में पानी डाल देते हैं, लेकिन जब ये जड़ों से पानी फूल और पत्तियों तक पहुंचता है तो वह किसके माध्यम से पहुंचता है, आपको ये बताना है। किस ऊतक, किस सेल्स के माध्यम से पहुंचता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉलेनकाइमा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है मत्स्यों की अस्थियों में, पक्षियों की अस्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में या सरीसृपों की अस्थियों में। सही आंसर क्या है, आपको ये बताना है। हैवर्सियन तंत्र जो कि पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्तनियों की अस्थियों में। अगला है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। बताना है आपको कि इस तरह से फेफड़ों को जो एक प्रकार से ढक कर रखता है तो वह क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूरा। जो प्लूरा होता है वह एक प्रकार से फेफड़ों को एक आवरण प्रदान करता है जिसमें ये प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इस सारी मांसपेशियां या बोन्स आ जाएंगी इस टाइप से। अगला है, ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। अब आपको बताना है कि प्लांट में वाटर सप्लाई किसके द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। एक होता है फ्लोएम जो दिया है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी दिया है जाइलम। जाइलम जो है एक प्रकार से आपको ट्रिक याद रखना है कि जो जल बना होता है तो जल के द्वारा हमें प्लांट को जल प्राप्त होता है। और जो फ्लोएम से बना होता है फूड से, मतलब फूड सप्लाई होता है। जो खनिज तत्व, पोषक तत्व प्लांट को मिलते हैं जड़ों से पानी के द्वारा, जिस भी माध्यम से, सूर्य प्रकाश के माध्यम से, तो वह किसके द्वारा सप्लाई होता है पूरे बॉडी में, फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोप्सी संबंधित है मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से, मतलब एक प्रकार से पोस्टमार्टम करने के से संबंधित है। बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने के लिए, मतलब एक प्रकार से इसका टेस्ट लेने के लिए, बॉडी टिश्यू निकालने के, या फिर हाइड्रोफोबिया का उपचार करने में। बायोप्सी आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने में। मतलब कि किसी बॉडी ऑर्गन्स का कुछ पार्ट ये
उत्तक के रूप में बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, जिससे यह टेस्ट किया जा सके। अगला है तंत्रिका उत्तक की इकाई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है नासामूठ तथा कानपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी उत्तक का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपास्थि। अगला है ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है। ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसामय उत्तक का। जो ऊंट, आपको बता दें कि एक प्रकार ये एक ऊंट है, इसके ऊपर ये जो कुबड़ बना होता है, ठीक है, एक प्रकार से। तो इस जो पोर्शन में वह फूड को स्टोर करके रखता है, किस रूप में, वसा के रूप में, फैट के रूप में। वह जो कुछ भी खाता है वहाँ यहाँ पर स्टोर करके रखता है। जो आप सुने होंगे कि ऊंट लंबे समय तक बिना खाना पानी पिए जीवित रह सकता है, तो वह एक बार में ही, जब जहाँ भोजन की व्यवस्था होती है, तो वह बहुत सारा भोजन खाकर स्टोर कर लेता है इस कुबड़ में। तो ये वसामय उत्तक के रूप में स्टोर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। शैल की तृप्त उपकला त्वचा में, अंग के बीच में स्थान का भरना उपास्थि, तरल संयोजी उत्तक रक्त, वशीयत संयोजी उत्तक अवस्त्वचीय परत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये ऑप्शन गलत है। वसीयत संयोजी उत्तक ये गलत है, बाकी का तीनों पॉइंट सही है। आपको बता दें कि शैल की तृप्त उपकला जो कि त्वचा में पाया जाता है, त्वचा की एक परत होती है। इसके बाद है अंग के बीच में स्थान का भरना, ये उपास्थि हो जाएगा। जैसे कि समझे, बॉडी ऑर्गन्स बॉडी पार्ट है, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर, हम ह्यूमन नेचर देखते हैं। ये ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको मैं बता दूं बोन्स पाए जाता है। जो अस्थियां होती, अस्थियों के बीच में कुछ स्पेस बचा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि घुटनों में ये जॉइंट बना होता है, तो इनके मध्य में उपास्थि के द्वारा जुड़ा होता है। सॉरी, इस बीच में जो खाली स्पेस पाया जाता है वह उपास्थि होता है। अगला है तरल संयोजी उत्तक, जो कि रक्त होता है। रक्त छोटे छोटे टिश्यूओं से मिलकर बना होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। वही तरल रूप में संयोजी उत्तक, संयोजन से उत्तक बनाते हैं, वही रक्त का निर्माण करते हैं। अगला है वह उत्तक या तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती। हृदय पेशी उत्तक, कंकाल पेशी उत्तक, स्मूथ मुलायम पेशीय उत्तक या कठोर पेशीय तंतु। ऑप्शन से ही आपको समझ आ रहा है कि कंकाल तो आपका आराम करना चाहेगा, आपकी हड्डियां चाहती हैं कि कुछ देर रेस्ट कर लें। स्मूथ मुलायम जो सॉफ्ट पेशीय होती है तंतु, आपकी मसल्स होती हैं, वह भी चाहती हैं कि रेस्ट कर ले। जब सो जाते हैं तो आपका बॉडी वैसे ही आराम करता है। कठोर पेशीय उत्तक जो सॉलिड होती है वह भी रेस्ट कर लेती, लेकिन हृदय पेशी उत्तक, भाई हृदय पेशी उत्तक यदि काम करना बंद कर देंगी तो हृदय भी काम करना बंद कर देगा। इसके पश्चात क्या होगा ये आप और हम सब जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, हृदय पेशी उत्तक, जिसका अर्थ है कि यह कभी भी थकान महसूस नहीं करती जिस दिन ये थक जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। उपास्थि एक डैश डैश संयोजी उत्तक है। उपास्थि आपको बताना है कठोर है, तरल है, कोमल है या अर्ध तरल है। इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोमल।
कोमल उपास्थि। जो कोमल हड्डियां होती है वह उपास्थि कहलाती हैं। एक तो सॉलिड हड्डियां होती है जो बहुत सख्त होती हैं तो वह हड्डी हो जाएंगी, और जो सॉफ्ट होती है वह उपास्थि होगी। आप जैसे कान की हड्डी होती है हमारी, सॉरी हड्डी नहीं, उपास्थि, जो बाह्य कान जो संरचना बनाता है तो वह उपास्थि के द्वारा बना होता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है आनुवांशिकी तथा आनुवांशिकी एवं आनुवांशिकता। ठीक है, आपको जेनेटिक्स से संबंधित जो टॉपिक है इसके हम क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। मैं बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ, इसमें बहुत ही समय लगता है, क्वेश्चन कलेक्ट करना रहता है, इसके बाद इसको सेट करके फिर वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिकी से संबंधित है, सेंट्रल डोग्मा से खालिस्तान को आनुवंशिक जानकारी हस्तांतरण को संदर्भित करता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। सेंट्रल डोग्मा जो है आनुवंशिकी का जानकारी ट्रांसफर करता है तो वह आरएनए से प्रोटीन के रूप में करता है। एक मिनट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए से प्रोटीन के रूप में। अगला प्रश्न है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी या पारिस्थितिकी। राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो वंशानुगति से हम संबंधित अध्ययन करते हैं वह आनुवंशिकी के अंतर्गत आता है। वर्गीकरण विज्ञान में जीवों का क्लासिफिकेशन हो, उसको वर्गीकरण किया जाता है तो वह वर्गीकरण विज्ञान में आएगा। कोशिका विज्ञान में हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, और पारिस्थितिकी के बारे में हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सभी जीव जगत जंतुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आनुवंशिकी इकाई है जीन, डीएनए, आरएनए या न्यूक्लियोटाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन। जीन आपको पता है आनुवंशिकी की सबसे सूक्ष्म इकाई है। जीन से मिलकर आनुवंशिकी या फिर डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है? आपको बताना है कि जो मेंडल के जो नियम थे उसके जो लक्षण उन्होंने बताए थे उसमें से 7 जो लक्षण थे, 7 की पॉइंट बताए गए थे, तो उसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। हम पढ़ते हैं कि ऑप्शन ए है बीज का पीला व हरा होना। ये तो बताया था कि बीज पहले हरा होता है, फिर पकने के बाद यह पीला हो जाता है। नेक्स्ट था सीमावर्ती या टर्मिनल और अक्षीय एक्सियल फूल होते हैं, मतलब जो फूल होते हैं उसका डबल लेयर होती है किसी किसी फूल में, ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है। अगला है चिकना और खुरदना तना, और मटर के पौधे की लंबी और बीनी ऊंचाई, बीनी नहीं मतलब बौनी ऊंचाई, मटर के पौधे की कम ऊंचाई होती है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकना और खुरदना तना। मटर का प्लांट आपने देखा होगा, छोटा पौधा होता है तो उसका तना एक प्रकार से चिकना और खुरदना नहीं होता है। बाकी ये सारे की पॉइंट इसमें फॉलो होते हैं, लेकिन ये पॉइंट इसमें गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजी क्या है? एक ट्रांसजेनिक बकरी या एक ट्रांसजेनिक गाय, एक ट्रांसजेनिक भेड़ या एक ट्रांसजेनिक पुष्प। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ट्रांसजेनिक गाय है। ट्रांसजेनिक मतलब दो अलग अलग जाति वर्ग के नर और मादा जंतुओं का संकरण कराया जाता है, जिससे एक ट्रांसजेनिक बच्चा या फिर क्या कहें युग्मक कहा जाता है जीव विज्ञान में, तो वो निर्माण होता है, उसको ट्रांसजेनिक कहा जाता है। तो एक प्रकार से ट्रांसजेनिक गाय है जो इसका नाम है रोजी।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? सफल क्लोन जंतु कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़, जिसका नाम था डॉली। सॉरी, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, डॉली जो भेड़ था वो क्लोन से बनाया गया था। अगला प्रश्न क्या है, डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश क्या होता है? जो डीएनए स्टोर किया जाता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन को स्टोर करते हैं, तो उसका आवेश क्या होता है? धनात्मक या ऋणात्मक होता है, या कभी धनात्मक या कभी ऋणात्मक भी हो सकता है, या फिर यह न्यूट्रल होता है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें, यह प्लस पॉइंट होता है, धनात्मक होता है। अगला है, डीएनए की संरचना के द्विकुंडलित मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल हेतु एक्स किरण विवर्तन को आंकड़े दिए गए। किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। सॉरी, इसका गलत नाम मैंने पढ़ दिया, ऑप्शन नंबर डी होगा, मॉरिस विल्किंस द रोजलिंड फ्रैंकलिन के द्वारा इसके आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। ये जो जेम्स वाटसन एवं क्रिक है, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, लेकिन इसमें एक्स किरण का विवर्तन के बारे में आंकड़े किसने प्रस्तुत किए थे? मॉरिस विल्किंसन व रोजलिंड फ्रैंकलिन के द्वारा। अगला है, आनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ग्रेगर मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन, या फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ, या फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत को किसने दिया था? ऑप्शन हो जाएगा डी, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। अगला है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन या असॉर्टमेंट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का जो सिद्धांत था उसका अनुपातिक आंकड़े क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.39, 9:3:3:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है जीन, केंद्रक, कोशिका या उत्तक। मतलब जीन्स का अपने माता पिता से संतान में उस गुणों का स्थानांतरण किसके आधार पर होता है? तो ऑब्वियसली आपको पता है, एक मिनट, ये क्या हो गया, आप जानते होंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? एडिमिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेसिल। यूरेसिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है? विकल्प है बहुस्तरीय इनहेरिटेंस, बहु इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, या अनुत्क्रमीय इनहेरिटेंस।
यार इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही लिख दिया होता है, हिंदी में लिखा है। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहु इनहेरिएंट्स। अगला है आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? जे मेंडल, एच.एफ. सीक्रिक, बीरबल साहनी या कैरोलस लिनियस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे मेंडल। जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा आनुवंशिकी का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ये हम पढ़ के आए हैं, जे मेंडल। अगला है मेंडल का स्वतंत्र अभिनय का नियम के अवलोकनों पर आधारित था। किस अवलोकन के सिद्धांत पर आधारित था आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विसंकरण। बता देते हैं आपको। द्विसंकरण, ठीक है। अगला प्रश्न है एक पादप जिसका ग्रीन प्रारूप AA, स्मॉल b, कैपिटल C है में स्वपरागण होने पर F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप होगा। ये एक तालिका के रूप में समझ सकते हैं, जो मैं आपको दूसरे वीडियो में डिटेल्स में समझा दूंगी। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:1। ठीक है, 3:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक जीन की विनिर्दिष्ट अवस्थिति विस्थल पर होती है। गुणसूत्र, क्रोमोसोम, म्यूटॉन, रिकॉन या रेप्लिकॉन? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? 7, 8, 9 या 10? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम एक प्रश्न में पहले भी देख चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या है? 7। अगला है वृक्ष की अनुमानित आयु का पता लगाया जा सकता है ऊंचाई को नापकर, व्यास को नापकर, मुख्य तने में स्थित वार्षिक वलयों को गिनकर या शाखा में पाए जाने वाले वार्षिक वलयों के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाखा में पाए जाने वाले वार्षिक वलयों के द्वारा। मतलब एक जो प्लांट होता है, एक प्लांट होता है, उसके अंदर कौन कौन सी लेयर कितनी पाई जाती हैं, इन लेयर्स के द्वारा इनका अनुमान लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेरेसियम। अगला है बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IAA। अगला है 2 अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण क्या कहलाता है? ये मैंने आपको बताया कि पौधों में भी होता है, प्लांट में भी होता है। 2 अलग अलग किस्म के पौधों का क्रॉस करके फसल जो बनाई जाती है उनको क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका संकरण।
अगला है पुष्प के किस भाग में परागकण का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुंकेसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है? पोन्नी, सोना मसूरी, बासमती या राजा भोगम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बासमती। आप देखे होंगे यही ज़्यादा फेमस चलता है। तो अगला प्रश्न है युक्त कोशी और दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं? लिलियेसी में, मालवेसी में, सोलनेसी में या कंपोसिटी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपोसिटी में। अगला प्रश्न बताइए मॉडल के प्रयोग में द्विसंकर लक्षण प्रारूप का अनुपात था? 9 गोल हरे, 3 गोल पीले, 3 झुर्रीदार पीले या 1 झुर्रीदार हरे। ये आपको इसमें सेलेक्ट करना है सही आंसर कौन सा होगा। तो मैं आपको बता देती, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार हरा। अगला प्रश्न है द्विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन्स क्या कहलाते हैं? अलील्स, क्रोमेटिड, पुनर्योजन या सहलग्नता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलील्स। अगला प्रश्न है नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनिए। लाइकेन और लाइकेन के प्रकार, पार्मेलिया, फोलियोस, क्लैडोनिया, फ्रूटिकोस, हीमोटोमा, क्रस्टोस या पैल्टिगेरा लिप्रोस? राइट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका सही आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैल्टिगोरा लिप्रोस। ये गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। ये भी सही है, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? मटर, पपीता, स्पैन-ड्रैगन, टमाटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पैन-ड्रैगन। अगला है हाल में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? लैंगिक जनन से, पराजीनी तकनीक द्वारा, पादप संकरण विधि द्वारा या अलैंगिक जनन के द्वारा? इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराजीनी तकनीक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वंश में विषम बीजाणुता पाई जाती है? मॉर्केंसिया, मार्सिलिया, फिनेरिया, इक्विसिटम? राइट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्सिलिया। अगला है साइथिम पुष्पक्रम पाया जाता है? नास्टर्सियम में, नीरियम में, यूफोर्बिया में या यूकैलिप्टस में? राइट आंसर क्या है आपको बताना है। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूफोर्बिया में। अगला प्रश्न देखते हैं मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होगा, हम पढ़ते आए हैं कि मटर के पौधे पर आनुवंशिकी के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। तो दोस्तों ये रहा है आपके क्वेश्चन आनुवंशिकी से संबंधित। अब अगला टॉपिक है जिसमें कुछ ही क्वेश्चन है आपको बताने हैं, 4-5 क्वेश्चन है, जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से संबंधित है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? ये तो आपको पता होगा, हम पढ़ते आए हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विनवाद। अगला है, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पैगोली, कच्छ, वाज, सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, मेंढक, केकड़ा, झींगा। जैव विकास का सही क्रम बताना है आपको कि जब जैसे एक जीव का जन्म होता है उससे पहले वह किन किन स्थिति से बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। अगला है, जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक थे यूरिया तथा केंद्रक अम्ल, अमीनो अम्ल तथा यूरिया, प्रोटीन्स तथा केंद्र अम्ल या प्रोटीन्स तथा अमीनो अम्ल। ये बहुत ही आसान सा है, आपको पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स तथा केंद्र अम्ल। एक मिनट, प्रोटीन्स तथा केंद्र अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वृद्धि, कायांतरण या भी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायांतरण। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समजात अंग। ठीक है, समजात अंग। तो दोस्तों, ये रहे जीव विज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन जो कि आई थिंक आपके लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध होंगे। आपने यदि वीडियो को पसंद आता है तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आप चाहते हैं उसको डबल से फिर से रिवाइज कर लीजिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए गए हैं। इसी के साथ ही क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।